वेलकम गाइस, आपका फिर स्वागत है एक नई क्लास के साथ। और जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं उद्यान विज्ञान लाइव टेस्ट नंबर 4। याद रखिएगा, मैं हूं दीपक सिंह और आज की क्लास में जितने भी यहाँ पर क्वेश्चंस लिए गए हैं सारे आपको एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो याद रखिएगा, यहाँ पर सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और उनसे संबंधित जितने भी यहाँ पर पॉइंट बनते होंगे उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा, जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक कोई लाइव टेस्ट नहीं दिया था, तो याद रखिएगा यहाँ पर सभी सब्जेक्ट के मतलब एनिमल हस्बेंड्री, हॉर्टिकल्चर और एग्रोनॉमी तीनों के याद रखिए लाइव टेस्ट लग रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक नहीं दिए थे तो आप एक बार प्लेलिस्ट जाकर चेक कर ले, वहाँ पर आपको सीरियल वाइज सभी टेस्ट मिल जाएंगे, वहाँ से आप सभी पार्ट को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आने वाली जितनी भी लाइव टेस्ट है वो आप नोट के साथ साथ अटेंड कर पाओ। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, याद रखिए, उसमें आपको पूछा गया कद्दू की बीज दर किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में पूछी गई है, वो कितनी होती है? किसकी? कद्दू की। आप सभी को पता होना चाहिए कि जो कद्दू है इसकी सीड रेट कितनी होती है। याद रखिए, ये क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है, तो आपको यहाँ पर बताना है कि 2 से 3 केजी पर हेक्टेयर, 5 से 6 केजी पर हेक्टेयर, 10 से 12 केजी पर हेक्टेयर या फिर 14 से 16 पर हेक्टेयर। किसमें पूछी गई है? केजी पर हेक्टेयर में आपको यहाँ पर सीड रेट पूछी गई है। किसकी? कद्दू की, पंपकिन की। इंग्लिश में कद्दू को पंपकिन बोलते हैं। अब यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है, याद रखिए, कद्दू, तो कद्दू और खीरा दोनों को आपको एक साथ याद रखनी है, खीरा या कद्दू। ठीक है, खीरा और कद्दू। खीरा की कितनी होती है? 2.5 होती है, और कद्दू की कितनी होती है? 3 होती है। दोनों को याद रखिएगा कि खीरा की होती है 2.5, कद्दू की होती है 3। तो यहाँ पर ऑप्शन आप देख सकते हो, फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि कद्दू की जो सीड रेट होती है वो होती है कितनी? 2 से 3 केजी पर हेक्टेयर। कौन कौन सी याद रखनी है? खीरा और कद्दू की आपको ध्यान रखनी है। खीरे की होती है 2.5 केजी पर हेक्टेयर, और याद रखिए कद्दू की होती है 2 से 3 केजी पर हेक्टेयर या फिर 3 केजी पर हेक्टेयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें आपको पूछा गया है कि संकर बैंगन की बीज दर, संकर बैंगन की बीज दर ग्राम पर हेक्टेयर में आपको पूछी गई है, वो कितनी होती है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, 150, 200, 250 या फिर 300। तो यहाँ पर पहले आप देख लीजिए, थोड़ा सा यहाँ पर टाइम ले लीजिएगा, लेकिन राइट आंसर देने की कोशिश करिएगा। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है जेट एग्जाम में, तो आपको यहाँ पर ध्यान क्या रखना है कि संकर बैंगन की बीज दर कितनी होती है। तो यहाँ पर याद रखिए, अगर मैं बात करूँ संकर बैंगन, तो बैंगन की होती है 200 ग्राम पर हेक्टेयर। और लेकिन अगर आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछता कि संकर टमाटर की कितनी होती है, तब आप बिल्कुल यहाँ पर बता सकते थे, याद रखिए 150 ग्राम पर हेक्टेयर। अब यहाँ पर भी आपको 2 क्वेश्चन याद रखने हैं। एक तो आपको रखना है संकर टमाटर का, ठीक है, टमाटर की कितनी होती है? 150 ग्राम पर हेक्टेयर। संकर वाले की बोल रहा हूँ, न कि संकुल की बोल रहा हूँ। संकर और संकुल दोनों अलग अलग वैरायटी होती है, दोनों की अलग अलग सीड रेट होती है। ठीक है, और संकर बीज की एक मुख्य खास विशेषता है कि इसे संकर बीज को याद रखिए प्रति वर्ष बदला जाता है। मतलब एक बार जिस सीड का आपने प्रयोग कर लिया, दोबारा से उस बीज का आप प्रयोग नहीं करोगे, बिल्कुल उसे रिप्लेस कर दोगे, हटा दोगे। ठीक है, इसकी एक मुख्य विशेषता होती है। बल्कि संकुल को हम ले सकते हैं, ठीक है, संकर को नहीं ले सकते। तो याद रखिए, संकर बैंगन की बीज दर होती है 200 ग्राम पर हेक्टेयर, और 150 ग्राम पर हेक्टेयर होती है संकर टमाटर की होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें आपको पूछा गया है स्टोलिंग किस फसल में प्रचलित विधि है। याद रखिए, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, कई बार आपको एग्जाम में पूछा गया है, बार बार ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो स्टोलिंग विधि के द्वारा किसमें प्रोपेगेशन किया जाता है, किसमें प्रवर्धन किया जाता है? आम, अनार, अमरूद या फिर अंगूर। तो यहाँ पर याद रखिए, अगर मैं बात करूँ स्टोलिंग, जिसे हम माउंट लेयरिंग भी बोलते हैं, माउंट लेयरिंग भी बोलते हैं, या फिर याद रखिए इसे हम बोलते हैं गुट्टी दाब विधि। क्या बोलते हैं? गुट्टी दाब विधि भी इसे बोलते हैं। तो अब आपको याद आ गया होगा कि याद रखिएगा, गुट्टी दाब विधि, माउंट लेयरिंग या स्टोलिंग की क्रिया की जाती है, ये की जाती है अमरूद में की जाती है। किसमें की जाती है? अमरूद में की जाती है। अब ये होती क्या है सर जी, ये भी हमें बता दीजिए। तो याद रखिएगा, जो पौधा होता है उसे 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये जो तना होता है इसको 2.5 सेंटीमीटर जो ऊंचाई रखते हैं, इसके बाद में जितना भी जो ऊपर वाला पोर्शन है इसे हम काट देते हैं, हटा देते हैं। केवल कितनी ऊंचाई रखते हैं? 2.5 सेंटीमीटर की ऊंचाई रखते हैं। उसके ऊपर का जितना भी पोर्शन उसे हम हटा देते हैं, काट देते हैं। उसके बाद में क्या करते हैं, ये जो 2.5 सेंटीमीटर जो तना होता है इसे हम क्या करते हैं, मिट्टी वगैरह से, सॉल्यूशन से इसे ढक देते हैं। फिर क्या होता है, इससे नई नई शाखाएं निकलती हैं, नई नई पौधे निकलते हैं, और इन्हीं से हम क्या लेते हैं, फल
लेते हैं। ठीक है, तो इस विधि को क्या कहते हैं? स्टूलिंग, माउंट लेयरिंग या डेयरी दाब विधि कहते हैं। डेयरी दाब विधि, सॉरी गुटी नहीं बोलेंगे इसे, हम डेयरी दाब विधि बोलेंगे। क्या? डेयरी दाब विधि बोलेंगे। ठीक है, गुटी एयर लेयरिंग को बोलते हैं, याद रखिएगा, जो कि अनार में यूज़ की जाती है। यहाँ पर मैं बात करता हूँ तरबूज की बीज दर, और वो भी याद रखिएगा किलोग्राम पर हेक्टेयर में। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं 2 से 3, 5 से 6, 3 से 4 या फिर 0.50। सभी किस में है? केजी पर हेक्टेयर में यहाँ पर आपको लिखा गया है, और पूछी गई है तरबूज की, मतलब वाटरमेलन की सीड रेट। तो यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है, याद रखिएगा, जैसे कि हमने याद रखी थी खीरा और कद्दू की, जैसे कि हमने याद रखी थी खीरा और कद्दू की, तो उसी में इसको भी ऐड कर लीजिए कि खीरा की होती है 2.5 kg, कद्दू की होती है 3 kg, और तरबूज की कितनी होती है? 3 से 4 kg। मतलब तरबूज की कितनी होती है? 3 से 4 kg। आसानी से याद रख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, खीरा, कद्दू और तरबूज लगभग इनकी लगातार याद रखिएगा कि 2.5 kg खीरा की होती है, कद्दू की 3 kg होती है, तरबूज की 3 से 4 kg होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें आपको पूछा गया है कि बेर में प्रवर्धन की उपयुक्त विधि कौन सी है। याद रखिए, ये भी काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, कई बार आपको एग्जाम में पूछा जा चुका है कि वलय या टीका लिगाइन, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग या फिर इनमें से कोई नहीं। बेर में जो प्रवर्धन किया जाता है, इसकी उपयुक्त विधि कौन सी होती है? ऑप्शन आपके सामने है। तो याद देखिए, जब भी बात करेंगे हम बेर की, जिसका नाम क्या होता है, पहले तो ये आप बताइए, इसका नाम होता है, याद रखिए, जिजिपस मोरिशियन है या फिर जिजिपस जुजुबा। कुल कौन सा होता है? रैमनेसी होता है। ठीक है, कुल कौन सा होता है? रैमनेसी होता है। और बेर का फल क्या कहलाता है? ड्रुप कहलाता है, जिसे हम अस्टिल भी बोलते हैं, अस्टिल या ड्रुप। ठीक है, अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पर कि बेर में प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता है। तो याद रखिए, इसमें मुख्यतः तो रिंग, ठीक है, रिंग कलिकाइन का यूज़ किया जाता है, लेकिन इसके साथ साथ इसमें याद रखिए टी कलिकाइन को भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये दोनों ही इसकी क्या है? मुख्य विशेषता है, जिनके माध्यम से बेर में प्रवर्धन किया जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें आपको पूछा गया वर्षाकालीन भिंडी की बीज दर कितनी होती है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपको एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2018 में पूछा गया है। तो आपको बताना है यहाँ पर कि वर्षाकालीन जो भिंडी होती है, इसकी सीड रेट पर हेक्टेयर कितनी होती है। क्या 5 से 6 kg पर हेक्टेयर होती है? क्या 10 से 12 kg पर हेक्टेयर होती है? क्या 15 से 18 kg पर हेक्टेयर होती है? क्या 20 से 24 kg पर हेक्टेयर होती है? तो यहाँ पर याद रखिए, अगर मैं बात करूँ वर्षाकालीन भिंडी, और एक होती है ग्रीष्मकालीन, एक होती है ग्रीष्मकालीन, एक होती है वर्षाकालीन। तो ग्रीष्मकालीन की याद रखिएगा, जो वर्षाकालीन है इससे अधिक होती है। ठीक है, वर्षाकालीन से अधिक होती है। क्यों? क्योंकि याद रखिएगा भिंडी एक खरीफ की फसल है। अब खरीफ को ही याद रखिएगा हम क्या बोलते हैं? वर्षाकालीन बोलते हैं। मतलब वर्षा का सीज़न ही तो रहता है, जो खरीफ सीज़न लेते हैं हम, वो बरसात उसी में तो होती है, इसलिए इसे हम याद रखिए वर्षाकालीन भी बोल सकते हैं। ओके, शीत ऋतु कौन सी हो जाती है? रबी को हम शीत ऋतु बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि याद रखिए रबी की जब हम सोविंग करते हैं तब क्या होती है? हल्की सी ठंड होती है, तो उसे हम बोल सकते हैं शीतकालीन। और ग्रीष्मकालीन गर्मियों का समय। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिए, अगर मैं बात करता हूँ वर्षाकालीन भिंडी, तो वर्षाकालीन जो भिंडी की जो सीड रेट होती है, ये होती है 12 से 15 kg, या फिर आप याद रखिएगा कि जो 10 से 12 kg पर हेक्टेयर होती है। और अगर मैं बात करूँ ग्रीष्मकालीन, तो ग्रीष्मकालीन की याद रखिए 18 से 20 kg पर हेक्टेयर होती है। वर्षाकालीन की 10 से 12 kg पर हेक्टेयर, और याद रखिए ग्रीष्मकालीन की 18 से 20 kg पर हेक्टेयर सीड रेट होती है। दोनों ही क्वेश्चन से याद रखिए आपको एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो दोनों को आप एक साथ नोट डाउन जरूर कर लें कि वर्षाकालीन भिंडी 10 से 12 kg पर हेक्टेयर और ग्रीष्मकालीन भिंडी 18 से 20 kg पर हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन ये है, याद रखिएगा कि आलू क्या है। आलू है एक क्या फल होता है, क्या जड़ होता है, क्या रूपांतरित जड़ होती है, या फिर रूपांतरित तना होता है। आलू होता है क्या है, एक्चुअल में होता है क्या है ये? जो आप आलू खाते हो, दिन ब दिन आप खाते ही होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। याद रखिए, आलू का एक फेमस क्वेश्चन एक और है कि आलू की स्टार्च को किस नाम से जाना जाता है। तो आलू में जो स्टार्च होती है उसे फेरिना के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? फेरिना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को भी। इसके साथ साथ ये बताइए कि आलू होता क्या है, क्या जड़ होता है, क्या फल होता है, क्या रूपांतरित जड़ होती है, क्या फिर रूपांतरित तना होता है। तो याद रखिए, अगर मैं बात करूँ आलू, तो आलू एक याद रखिएगा रूपांतरित तना होता है। क्या होता है? स्टेम होता है, मॉडिफाइड स्टेम जिसे हम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? मॉडिफाइड स्टेम होता है।
आलू क्या होता है? मॉडिफाइड स्टेम का एक एग्जाम्पल है। अगर हम बात करते हैं रूपांतरित जड़, तो आपकी जो मूली है, गाजर है, ये सभी किस में आ जाएगी? रूपांतरित जड़ के एग्जाम्पल में आ जाएगी। ठीक है, आपको ध्यान रखना है आलू एक तने का एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे कि केले का प्रवर्धन किससे किया जाता है। काफ़ी याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है लेकिन कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन याद रखिए कॉमन क्वेश्चन है तो हम इसे छोड़ तो नहीं सकते क्योंकि एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसे तो हम क्लियर करेंगे ही कि याद रखिए कंद, प्रकंद, बल्ब या कॉर्म, केले का जो प्रवर्धन किया जाता है वो किससे किया जाता है? याद रखिए वो किया जाता है प्रकंद या राइजोम से। अब यहाँ पर याद रखिएगा कि केले का जो प्रवर्धन किया जाता है, केले का जो प्रवर्धन किया जाता है वो राइजोम से किया जाता है। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? शोध शक्कर से बोलते हैं। अब शोध शक्कर की हमने बात कर ली तो याद रखिए इसका वजन भी तो होना चाहिए, शोध शक्कर। ठीक है, अब शोध शक्कर का वजन कितना होना चाहिए? लगभग 500 से 750 ग्राम, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 500 से 750 ग्राम का चलेगा लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका वजन ये टारगेट किया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे। अब जिसमें आपको पूछा गया है कि आंवले में प्रवर्धन किससे किया जाता है। कॉमन सा क्वेश्चन है लेकिन काफ़ी लाजवाब ये क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि बडिंग द्वारा, ग्राफ्टिंग द्वारा, बीज द्वारा या फिर कलम द्वारा। अब आप पूछोगे सर जी आंवले में भी तो एक डोरमेंसी भी पाई जाती है। बिल्कुल हाँ जी, इसमें भी याद रखिए डोरमेंसी मतलब सुसुप्तावस्था पाई जाती है। आलू में याद रखिए सुसुप्तावस्था पाई जाती है। इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन याद रखिएगा कि सर जी इसमें फूल कब आते हैं, तो याद रखिए मार्च अप्रैल में आते हैं। कब आते हैं? मार्च अप्रैल में इसमें पुष्पन होता है, इसमें फूल आते हैं। एक और क्वेश्चन बता दीजिए सर जी, इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो भी, कि इसका कुल कौन सा होता है, तो याद रखिएगा आंवला यूरफोबिएसी कुल का होता है। किसका होता है? यूरफोबिएसी का एग्जाम्पल होता है। किसका होता है? यूरफोबिएसी का एक एग्जाम्पल होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन थे, आपको सभी याद होने चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ ये भी आपको पता होना चाहिए कि इसका जो प्रोपेगेशन किया जाता है, जो प्रवर्धन किया जाता है, वो किससे किया जाता है। तो याद रखिए आंवले का जो प्रवर्धन किया जाता है ये किया जाता है पेच बडिंग के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? पेच बडिंग। अब यहाँ पर आप ऑप्शन देख लीजिए, जो फर्स्ट ऑप्शन है वही राइट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि आंवले में तो पेच बडिंग से किया जाता है प्रवर्धन। ठीक है, तो याद रखिएगा बडिंग से किया जाता है। राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि पपीते का प्रवर्धन किससे किया जाता है। कॉमन सा क्वेश्चन है, आप सभी बता दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, कि पपीते का प्रवर्धन किससे किया जाता है। क्या प्रकंद से, क्या पेवन से, क्या बीज से, क्या फिर पेच बडिंग से। तो याद रखिए अगर मैं बात करूँ ऑप्शंस के अकॉर्डिंग तो पपीते का जो प्रवर्धन किया जाता है वो बीज से ही किया जाता है। कॉमन सा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। लेकिन अगर यहाँ पर मैं बात करता हूँ, याद रखिएगा कि एक होती है गाइनोडाइसियस वेराइटी, एक होती है याद रखिए डायोसियस वेराइटी। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन अगर मैं आपको पूछ लूँ कि याद रखिए इसका बीज से तो किया जाता है प्रवर्धन, लेकिन गाइनोडाइसियस की कितनी होती है सीड रेट या फिर डायोसियस की कितनी होती है सीड रेट, तब आप कैसे बताओगे। तो याद रखिए इसकी एक शॉर्ट सी ट्रिक आप मान लीजिए कि डायो का मतलब क्या होता है, जो डायोसियस है उसे ऐसे ही आपको लिख लेना है ताकि आप समझ जाओ। ठीक है, डायो का मतलब होता है 2, याद रखना डायो का मतलब होता है 2। अब यहाँ पर यही आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि डायो का मतलब होता है 2। ठीक, इतना से याद रखो जाएगा, और वैसे आपको पता भी होगा ये कि डायो का मतलब होता है 2। तो यहाँ पर हमारी शॉर्ट ट्रिक है, याद रखिएगा कि गाइनोडायोसियस की होती है 250 ग्राम पर हेक्टेयर। और अगर हम बात करते हैं डायो मतलब 2, तो याद रखिए इसकी डबल कर दीजिए, 250 के डबल 500, मतलब 500 ग्राम पर हेक्टेयर गाइन जो डायोसिस वेराइटी है उनकी बीज दर होती है। और अगर आपको पूछता है गाइनोडाइसियस वेराइटी की सीड रेट, तो वो कितनी होती है? 250 से 300 ग्राम पर हेक्टेयर होती है। ओके, याद हो जाएगा। वैसे अगर एक्चुअल में बात करूँ तो 250 से 300 kg भी आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको 250 ज़रूर याद रखना है। यहाँ पर आपको 450 से 500 ग्राम मिल जाएगा, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है? 500 ग्राम। ठीक है, इस ट्रिक से ये दोनों आपको कभी भूलेंगे नहीं, क्योंकि इनमें काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है। ठीक है, तो इस ट्रिक के साथ आप इसे याद रख सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। आई थिंक आपको सभी क्वेश्चंस वीडियो के साथ ही क्लियर हो गए होंगे। वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। तो अगर आपको ऐसे ही लगातार वीडियोस देखनी है, लगातार यहाँ पर लाइव टेस्ट क्लियर करने हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और वो पास का बेल आइकन आएगा इसे ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि आने वाली सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको साथ साथ मिलता रहे। ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, जब तक के लिए अच्छे से रहिए, अच्छे से पढ़िए।